सो हम लोग यूनिट 2 का ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ साइक्लिक ग्रुप्स एंड साइक्लिक सब ग्रुप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ग्रुप के लिए पढ़ोगे वैसे ही सब ग्रुप्स के लिए आ जाएगा, बस उसमें आपने एक सबसेट लेना है ग्रुप का। तो सबसे पहले हमारे पास जी एक ग्रुप है यहाँ पे। ठीक है, कहते हैं कि ये जो ग्रुप है ये तो एक नॉर्मल ग्रुप है जो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। कहता है इसी ग्रुप को आप साइक्लिक ग्रुप तब कहते हो अगर आप इस ग्रुप के हर एक एलिमेंट को, फॉर एग्जाम्पल इस ग्रुप के एलिमेंट है x1 x2 x3 एंड जनरल में मैंने ले लिया x, अगर इसका ग्रुप का एलिमेंट जो है, अगर इसका हर एक एलिमेंट जो है वो किसी और एलिमेंट का इंटीग्रल पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल x कैन बी रिटर्न एज a का सम इंटीग्रल पावर वेयर n इज सम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, n इज इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो हमारे पास n आ गया इंटीजर। तो अगर हम सारे एलिमेंट्स को a की पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हो गया इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एंड इन केस ऑफ जो आपका एडिशन है उस केस में आप इसको लिख सकते हो n इंटू a टाइप का। अगर सारे एलिमेंट्स इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं तो हम इसको कहते हैं दिस इज़ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर a। ठीक है, या दिस इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय द एलिमेंट a, सॉरी। ठीक है, और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया साइक्लिक ग्रुप ऑफ जनरेटेड बाय द एलिमेंट a, यानी इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स जो हैं, इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स, सॉरी g इज़ इक्वल टू, ठीक है, इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स हम इस एक एलिमेंट की फॉर एग्जांपल, अब हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले एक ग्रुप लेना ज़रूरी है। ग्रुप में मैंने ले लिया 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। अगर इसके सारे एलिमेंट्स को मैं किसी एक देखो एलिमेंट तो इसी में से लेना है ना, किसी एक एलिमेंट की पावर, कुछ भी आप पॉजिटिव पावर ले लेते हो, उसकी इंटीग्रल पावर ले लेते हो, अगर आप उसको लिख सकते हो सारे एलिमेंट्स को उस फॉर्म में, तो ये एक साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या मैं ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को लिख सकती हूँ? 1 को मैं लिख सकती हूँ आयोटा की पावर 4। क्यों? आयोटा की पावर 4 लिखोगे बच्चे तो वो बनेगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर विच इज़ -1 इंटू -1 विच इज़ 1। तो -1 को मैं लिख सकती हूँ आयोटा की का स्क्वायर, सीधे सीधे ये वैल्यू है। आयोटा को लिख सकती हूँ आयोटा की पावर 1 एंड माइनस आयोटा को लिख सकती हूँ आयोटा का क्यूब। यानी जी के सारे एलिमेंट्स जो है मैं आयोटा की से लिख पा रही हूँ, आयोटिक पावर सम इंटीजर। ठीक है, तो इंटीग्रल पावर में लिख सकती हूँ। सो जी इज़ ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय आयोटा। सारे एलिमेंट्स को मैंने आयोटा से लिखा है। ठीक है, अब इसी तरीके से आपके पास सेकेंड एग्जांपल हो सकती है, जी इज़ इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्यों? ये मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप था इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन के केस में प्रूफ किया। ये भी मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप है तो मैं मल्टीप्लिकेशन के केस में इसमें देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली मुझे पता है क्यूब रूट ऑफ ओमेगा का क्यूब रूट जो होता है दैट इज़ इक्वल टू 1 क्यूब, सॉरी, तो ओमेगा इज़ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सो ओमेगा का पावर 1 एंड ओमेगा का स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी था, तो दिस इज द साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ओमेगा। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन के केस में। अब देखते हैं एक एडिशन के केस में। देखो जनरेटर ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो सकता है, जनरेटर एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ग्रुप पे डिपेंड करता है। अब एडिशन के केस में जी मैंने ले लिया सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर्स अगेन आपको पता है -3 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा ग्रुप है अंडर एडिशन, हमें ये भी पता है। अब एडिशन के केस में कैसे देखना है आपको, अगर इसका हर एक एलिमेंट सम इंटीजर इनटू समथिंग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो इंटीजर है यहाँ पर, ये ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकता है। अब मैं नेगेटिव का केस भी यहाँ पे ले सकती हूँ। हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, फर्स्टली इसके हर एक एलिमेंट को क्या मैं मतलब ऐसा मैं क्या इसमें मल्टीप्लाई करूँ इंटीजर कि वो आपका एलिमेंट उस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे -3 को मैं लिख सकती हूँ बच्चे, एवरी टाइम 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, ये सारा का सारा सेम ही रहेगा। -2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ, 0 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ, सो एवरी एलिमेंट को मैं 1 से मल्टीप्लाई में लिख सकती हूँ। सो जी इज़ ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय 1। अगेन बच्चा, अब मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ, -3 की जगह -1 लिखती हूँ, -1 के साथ मल्टीप्लाई करो। अब क्या था, ये 3 इंटू दिस, ये वापस से बनता, ये -3 ही रहता, बट -3 इंटू -1 जो है वो आपका 3 बनेगा। बट 3 वाला जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी -1 के साथ तो वो -3 दे देगा ना। इन शॉर्ट, आना तो इससे पॉजिटिव आ जाएगा, इससे नेगेटिव आएगा, आना तो 3 और -3 है। सिमिलरली 2 और -2 आएगा, स्वैप होके आएगा बट आएगा। इसीलिए जी इज़ ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय -1 ऑल्सो। सो ये एक ऐसा साइक्लिक ग्रुप है जो जनरेटेड है 1 से भी और -1 से भी। तो इसके कितने जनरेटर्स हुए? इसके यहाँ पे 2 जनरेटर्स हुए। ठीक है, तो यानी 2 जनरेटर्स भी हो सकते हैं, एक एलिमेंट एक उसका इन्वर्स। ठीक है, अब आते हैं
इनके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ लेते हैं। ए साइक्लिक ग्रुप इज़ एन एबिलियन ग्रुप। एक साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो एक एबिलियन ग्रुप होता है, यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसमें होल्ड करती है। अब सबसे पहले जी अगर एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, तो हमने जी में कोई अब ये साइक्लिक ग्रुप है तो बच्चे ये जनरेटेड बाय सम एलिमेंट होगा, सो जी इज जनरेटेड बाय सम एलिमेंट ए ले लिया ना, यही होता है इसका नोटेशन। अगर ये जनरेटेड बाय सम एलिमेंट है तो इसका मतलब होता है अगर मैं जी में कोई एलिमेंट लेती हूँ, कोई भी एलिमेंट लेती हूँ, उसको मैं साइक्लिक की डेफिनेशन से इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है, वेयर एम इज सम इंटीजर, एन इज सम इंटीजर एंड सो ऑन। अब एक्स एक एलिमेंट है तो इस तरीके से लिखा जाएगा, बट जी के तो सारे एलिमेंट्स इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एम, वेयर एन और एम क्या हैं आपके इंटीजर्स, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को x इंटू वाई को निकालना है, कॉम्यूटेटिव प्रूफ करना है ना एबिलियन, तो x इंटू वाई शुड बी इक्वल टू y इंटू एक्स। तो x इंटू वाई हियर इज a की पावर n इंटू a की पावर m विच इज इक्वल टू बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। अब ये n और m क्या है, ये तो आपके इंटीजर्स है, इंटीजर्स का सम जो है वो जैसे मर्जी निकालो, वो तो कॉम्यूटेटिव ही होता है। दिस इज a m, अब बेसिस को अलग कर दो, a की पावर m इंटू a की पावर n। व्हाट डज दिस मीन, दिस इज y, दिस इज x, सो दिस इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी थ्योरम, इफ जी इज़ ए साइक्लिक ग्रुप, जी कोई साइक्लिक ग्रुप है जो कि जनरेटेड है बाय एलिमेंट ए, सो जी इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब है जब भी कोई एलिमेंट जी को बिलोंग करेगा, आई कैन राइट इट एज एक्स इज इक्वल टू ए की पावर सम इंटीजर एन, ठीक है, ये मतलब हुआ। कहता है देन ए का इन्वर्स जो होगा वो भी इसका जनरेटर है। अभी तो हमने ऊपर एग्जाम्पल पढ़ा कि हाँ उसका जो इन्वर्स होता है वो भी इसका जनरेटर ही होता है। कैसे होगा देखो, अब x जो है वो a की पावर n के पावर, वे n होता क्या है, n बेसिकली इंटीजर होता है, इट कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव। सो क्या मैं x को लिख सकती हूँ a की पावर -1 की पावर -n, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अब जो ये पावर आई है इस एलिमेंट की, देखो a अगर g का एलिमेंट है, ग्रुप का एलिमेंट है, देखो जनरेटेड जिस भी एलिमेंट्स होता है वो भी वापस ग्रुप में ही होता है, तो a इनवर्स भी तो ग्रुप में ही होगा। तो क्या ये जो आपका -n है, क्या ये फिर इंटीजर नहीं रहा क्या? फॉर एग्जांपल ये 3 है तो -3 भी तो इंटीजर है। अगर ये -3 है तो ये आपका हो गया माइनस ऑफ -3, वो हो गया आपके पास 3, तब भी इंटीजर रहा, तो -n इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, तो इसका मतलब है ये तो तब भी सेटिस्फाई हुआ। इसका मतलब हो गया g इज़ जनरेटेड बाय a का इनवर्स, खत्म, ठीक है। अब है नेक्स्ट, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। फॉर एग्जाम्पल जी मेरे पास कोई ग्रुप है और ये कहता है ये साइक्लिक है ऑलरेडी। अगर ये साइक्लिक है तो जी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो साइक्लिक हैं। अब सब ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप तो इसी के अंदर लेते हो, ठीक है, तो यही आपकी डेफिनेशन आ गई साइक्लिक सब ग्रुप की, कि जो भी ग्रुप साइक्लिक होगा उसमें जो भी सब ग्रुप लोगे वो तो साइक्लिक होगा ही होगा, ठीक है। कहता है ये अगर इसका सब ग्रुप है तो इसके एलिमेंट्स बेसिकली क्या होंगे, इसके एलिमेंट्स तो सारे के सारे जी में ही अवेलेबल होंगे ना, तो वो तो ऑलरेडी उस फॉर्म में होंगे, साइक्लिक की फॉर्म में होंगे, ठीक है। अब इसी को आपने क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। अब हमारे पास जो है सब ग्रुप जो है वो इस तरीके से बनेगा, या तो देखो पूरा का पूरा सेट के इक्वल, आपको पता है 2 सब ग्रुप्स तो होते ही होते हैं, एक से में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट, एक पूरा का पूरा सेट जो खुद ही होता है ग्रुप का, वो अपना खुद ही सब ग्रुप होता है, और तीसरा हो गया बीच के एलिमेंट्स जो भी हैं आपके, ठीक है, 2 एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स 4 एलिमेंट्स जो भी है, थोड़े एलिमेंट्स उसमें से लिए, तो सारे केसेस के लिए प्रूफ क्या करना है आपको, ये प्रूफ करना है। देखो अब एच जी के इक्वल है, अगर ये साइक्लिक है तो ये भी साइक्लिक हो गया, तो कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। एच में अगर आपके पास सिंपल और सिंपल एक ही एलिमेंट है, ये एलिमेंट जो है वो जी को भी तो बिलोंग करेगा, ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ये जी को भी बिलोंग करेगा। अगेन आपको ये बताना है कि तब एच भी साइक्लिक होगा कि नहीं होगा। ऑब्वियसली आप इसको लिख सकते हो ना ई रेस्ट, एक ही एलिमेंट है, ई को आप लिख सकते हो ना ई रेस्ट पावर 1 की फॉर्म में, ठीक है, ई रेस्ट पावर 1 की फॉर्म में लिख दिया आपने, तो इसका मतलब हो गया कि एच इज साइक्लिक ग्रुप। इन 2 केस में तो कुछ भी प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। अब आपको प्रूफ तब करना है जब इसमें आइडेंटिटी तो होगी, उसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, जी के बराबर नहीं होगा, प्रॉपर सबसेट मीन्स एच इज कंटेंड इन दिस, टोटली कंटेंड इन दिस, ना उसके इक्वल ना ही तो वो आइडेंटिटी सिंगल एलिमेंट के बराबर नहीं होगा, मिनिमम 2 एलिमेंट्स तो इसमें होंगे ही होंगे, ठीक है। तब भी आपको ये प्रूफ करना है कि अगर ये आपका साइक्लिक है तो ये भी आपका साइक्लिक होना चाहिए। देखो अगर ये साइक्लिक है तो इसके हर एक एलिमेंट x अगर इसका एलिमेंट है तो वो ए रेस्ट पावर n की फॉर्म में होंगे, ठीक है। अब जो इसका सब ग्रुप होगा, देखो ऑलरेडी एलिमेंट्स जो हैं जी के हैं, सारे एलिमेंट्स ए रेस्ट पावर n की फॉर्म में है, ठीक है। अब इसमें से मैंने कोई सब ग्रुप ले लिया है h, ये सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी ए रेस्ट पावर n की फॉर्म में है, तो अब भूल जाओ कि इसकी फॉर्म क्या है। आपको अब इसको साइक्लिक अगर प्रूफ करना है तो मुझे ये प्रूफ करना है इसके जो एलिमेंट्स हैं वो सम पावर इंटीजर की फॉर्म में लिखे जाने चाहिए, यानी ये ऑलरेडी ए रेस्ट पावर n की फॉर्म में है, तो इसका मतलब है ये एलिमेंट पूरा का पूरा इसकी पावर सम इंटीजर आना चाहिए, ठीक है।
ये तो जी की वजह से पावर आई, ये अब आप इसको एच की साइक्लिक की वजह से पावर आएगी, जो कि घूम के बच्चे वही बनेगी एन इंटू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्यू है तो इंटीजर इंटू इंटीजर वापस से आपका इंटीजर ही बनेगा, तो फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, बट हम इसको इस तरीके से प्रूफ करके बताएंगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, लेट हमने एक और एलिमेंट ले लिया ए एल, वो है अब इसका एलिमेंट, ठीक है, सब ग्रुप का एलिमेंट, ठीक है। तो ये सब ग्रुप तो ऑलरेडी है, तो इसका मतलब हो गया अब ये अगर सब ग्रुप है तो इसका इन्वर्स भी इसको बिलोंग करेगा, कर गया, ठीक है। इसका मतलब है एच में पॉजिटिव एलिमेंट्स भी हैं, नेगेटिव एलिमेंट्स भी हैं, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमने अब मान लिया कि लेट n इज़ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये n हमने सबसे छोटा इंटीजर ले लिया सच दैट कि वो a की पावर n जो है वो h को बिलोंग करता है। देखो h में मैं कह रही हूँ पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं, तो हमारे पास क्या होगा, हमने सबसे छोटा इंटीजर जो होगा, ऑब्वियसली होगा कोई ना कोई छोटा इंटीजर, तो वो मैंने मान लिया है n, और वो मैंने फिक्स रखना है अब, ठीक है। ये इसका सबसे छोटा वाला इंटीजर है, अब इस चीज़ को भूलना नहीं, हमें प्रूफ करना है, वी शैल प्रूव दैट, देखो जो सबसे छोटा इंटीजर होता है उसी से वो जनरेटेड होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h इज़ इक्वल टू a की पावर n, h इज़ जनरेटेड बाय दिस, यानी h इज़ अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय द एलिमेंट a रेज्ड पावर n, आई एम नॉट राइटिंग a से, g किससे जनरेटेड था, a से, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ एच इज जनरेटेड बाय ए रेज्ड पावर एन, क्यों, क्योंकि जी के एलिमेंट्स ऑलरेडी ए रेज्ड पावर एन की फॉर्म में है, तो इसका मतलब एच में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए पावर एन की फॉर्म में ऑलरेडी है, तो मैं अब कह रही हूँ कि एच में जो भी है वो जनरेटेड होगा ए रेज्ड पावर एन, यानी ए रेज्ड पावर एन की पावर समथिंग आएगा, ठीक है, सम इंटीजर ऑब्वियसली। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास, ये हमने कर लिया, मैं इसको ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं लिख रही हूँ। अब अगर आपके पास ये इंटीजर है, आपको ये भी पता होता है डिवीज़न एल्गोरिदम से, सिर्फ n के लिए लगा रही हूँ, n इज सम इंटीजर, डिवीज़न एल्गोरिदम से हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, एक रिमाइंडर आता है, सच दैट हम लिख सकते हैं कि सच दैट n इज़ इक्वल, सच दैट दिस m इज़ इक्वल टू, m कोई और इंटीजर है, m इज़ इक्वल टू n इंटू क्यू प्लस r, m इज़ द सम ऑफ दिस इंटू दिस, ठीक है। वेयर r आपको पता है दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और स्ट्रिक्टली लेस देन दिस n, अगर आप लेस देन इक्वल टू लिख रहे हो तो n-1 होता है, ये आपका डिवीज़न एल्गोरिदम है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ योर क्वेश्चन, दिस इज़ योर रिमाइंडर, तो आपके जब आप मल्टीप्लाई करते हो उसको वापस आपको यहाँ पे n मिलता है, ठीक है। ये आ गया आपका डिवीज़न एल्गोरिदम। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, a की पावर n जो है दैट बिलोंग्स टू h, ऑब्वियसली h का एलिमेंट है, दिस इम्प्लाइज a रेज्ड पावर n की पावर q, दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू h, ठीक है। या इन शॉर्ट आप इसको कर रहे हो कि a की पावर m, देखो ये मैंने m लिया हुआ है, मुझे सिंपली प्रूफ करना है कि जो a रेज्ड पावर m है वो h का एलिमेंट है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये प्रूफ कर रही हूँ, पहले ये एलिमेंट m h का है कि नहीं है और ये एलिमेंट h का है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया a रेज्ड पावर m विच इज़ इक्वल टू a की रेज्ड पावर n इंटू क्यू प्लस r, विच कैन बी रिटन एज a की पावर n इंटू क्यू इंटू a की पावर r, इसके बराबर हुआ ना ये, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ क्या ये इंटीजर है कि नहीं है, ये इंटीजर है कि नहीं है, ऑब्वियसली ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो ये किसका एलिमेंट हो जाएगा, h का एलिमेंट तो होगा ही। अब मेरे को देखना है a रेज्ड पावर r जो है वो h का एलिमेंट है कि नहीं है, तो a रेज्ड पावर n इंटू क्यू यहाँ से आया, ये h का एलिमेंट है ऑब्वियसली। अब अगर ये h का एलिमेंट है तो ये सब ग्रुप है, देखो ये क्लोजर प्रॉपर्टी से भी आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। अब अगर ये इसको बिलोंग करता है तो इसका नेगेशन भी जो होगा वो भी h को बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि ये आपका सब ग्रुप है, ठीक। अब आ जाते हैं यहाँ पर, मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ, इसको यहाँ बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया m-n-q, a की पावर m-n-q बिलोंग्स टू h, क्यों, a की पावर m जो है वो ऑलरेडी इंटीजर है, तो वो ऑब्वियसली h का एलिमेंट है, वो h को बिलोंग करता है, -n-q भी h को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी से a की पावर, दो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट होगी a की पावर दिस। नाउ इंटीजर माइनस इंटीजर इज अगेन एन इंटीजर, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों h में बिलोंग कर सकते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव नेगेटिव इसमें बिलोंग कर सकते हैं। बट ये वैल्यू किसकी है, m-n-q इज इक्वल टू r, इधर से मुझे मिल गया a रेज्ड पावर r बिलोंग्स टू h, ठीक है। अब a रेज्ड पावर r अगर h को बिलोंग करता है तो मेरे को r की कंडीशन यहाँ पर देखनी है कि मेरे पास r की कंडीशन ये है कि r लाइक करता है 0 और n से छोटा है, r 0 और n के बीच में लाइक करता है, ठीक है। अगर ये 0 और n के बीच में लाइक करता है तो r की वैल्यू तो n कभी हो ही नहीं सकती है, इसका मतलब r की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो r की वैल्यू अगर 0 हो गई यहाँ पे तो इसका मतलब हो गया m इज़ इक्वल टू n q, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे जो r की वैल्यू होगी वो 0 हो गई, तो m
इज़ इक्वल टू n इंटू क्यू। तो दिस इम्प्लाइज a रेज़्ड पावर m, यहाँ से a रेज़्ड पावर m इज़ इक्वल टू a रेज़्ड पावर n क्यू प्लस r विच इज़ इक्वल टू a रेज़्ड पावर n क्यू इंटू a रेज़्ड पावर r विच इज़ इक्वल टू a रेज़्ड पावर n इंटू क्यू, क्योंकि ये हो गया आपके पास एनीथिंग रेज़्ड पावर 0 इज़ 1, ठीक है। तो ये आपके पास 1 बन गया। अब शॉर्टकट में मेरे पास क्या प्रूफ हुआ कि a रेज़ पावर m जो है वो इसका एलिमेंट था, h का एलिमेंट था। कोई भी एलिमेंट था जनरली, यहाँ मैंने l ले लिया, n ले लो, जो मर्जी ले लो, ठीक है। तो बट a रेज़ पावर m जो है उसको मैं किस फॉर्म में लिख पा रही हूँ, a रेज़ पावर n की पावर सम इंटीजर, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ h, जनरल में है ना एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ h कैन बी रिटन एज सम इंटीग्रल पावर ऑफ दिस। तो इसका मतलब h इज़ ए जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय a की पावर n की पावर समथिंग, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो नेक्स्ट थ्योरम इज ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। क्या समझते हो इस चीज़ से कि जो ऑर्डर होता है किसी भी साइक्लिक ग्रुप का, यहाँ जी क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, यानी दिस इज जनरेटेड बाय सम एलिमेंट, ठीक है। इसका मतलब इसका हर एक एलिमेंट पावर सम इंटीजर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कहता है जो इस ग्रुप का ऑर्डर होता है, फॉर एग्जाम्पल जी जो है वो ए से जनरेटेड है, तो जो जी का ऑर्डर होगा वही जो इसके एलिमेंट का ऑर्डर होगा वही उसके ग्रुप का भी ऑर्डर होगा। इसके जनरेटर का जो ऑर्डर होगा, तो आपको ऑर्डर ऑफ ग्रुप निकालना भी आता है, ऑर्डर ऑफ कहता है अगर ये फाइनाइट है तो ये भी फाइनाइट है, अगर ये इनफाइनाइट है तो ये भी इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब हमें 2 केसेस लेने पड़ेंगे, इनफाइनाइट के केस में इनफाइनाइट प्रूफ करना पड़ेगा और फाइनाइट के केस में फाइनाइट प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनफाइनाइट वाला छोटा है तो मैं इसीलिए वो लेके चल रही हूँ। सबसे पहले मैंने ले लिया ए कोई जी का एलिमेंट है, इसका मतलब हो गया इसके सारे एलिमेंट्स इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे और ये भी जी के ही एलिमेंट्स हैं। हमें बताना है ये सबसे पहले कि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, और मैंने यहाँ इनफाइनाइट एलिमेंट्स ले लिए क्योंकि लास्ट एलिमेंट नहीं लिखा है, यहाँ मैं फाइनाइट ले लूँगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, हमने सपोज कर लिया कि नहीं, हमने प्रूफ करना है बेसिकली कि ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, बट मैंने क्या सपोज किया, उल्टा सपोज कर लिया। सपोज कि आपका a रेज़्ड पावर n और a रेज़्ड पावर m जो है, ठीक है, ये आपका यहाँ l और m जो है ये आपस में इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं। और कौन क्या इंटीजर्स है आपके पास, l और m यहाँ पे इंटीजर्स हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि ये दोनों आपस में इक्वल है और l और m क्या है, आपके इंटीजर्स हैं, और l क्या है, m के बराबर नहीं है, l मान लो m से बड़ा है, ठीक है। एक्चुअली मैं क्या लिख रही हूँ, l और m तो अलग इंटीजर्स हैं, यानी ये आपका मान लो ये है a3 और ये है आपका a4। मैं कह रही हूँ आपके ये 3 है और ये 4 है, 3 और 4 तो ऑब्वियसली बड़े, ये 4 है ये 3 है, तो 4 3 से बड़ा है, आपस में इक्वल नहीं है। बट a की पावर 3 और a की पावर 4 आपस में इक्वल है, ये कह रहा है कि ये बता दो। ऑब्वियसली कंट्राडिक्शन आने वाली है आगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर ये दोनों इक्वल है, दोनों को मैंने यहाँ से क्या कर लिया है, a रेज़्ड पावर माइनस m, ऑब्वियसली ये ग्रुप का एलिमेंट है, इसका नेगेशन भी इसमें होगा, इन्वर्स भी है ना, m a रेज़्ड पावर m, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, ये हो गया a रेज़्ड पावर 0 विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, या विच इज़ इक्वल टू 0। अब मेरे पास यहाँ क्या आ गया, a की पावर l माइनस m इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखना, जब भी किसी एलिमेंट की पावर आप लेते हो आइडेंटिटी के इक्वल, ये तभी पॉसिबल होता है जब उसका ऑर्डर जो होता है फाइनाइट होता है। इसका मतलब हो गया बेसिकली एनीथिंग रेज़्ड पावर 0 लोगे तभी तो आएगा। तो इसका मतलब l माइनस m जो है वो आपका, यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, l m से बड़ा है, तो इसका मतलब हो गया l माइनस m इज़ ग्रेटर देन 0। बट यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से मेरे पास आ रहा है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। इसका मतलब हो गया बच्चे कि ऑर्डर ऑफ दिस इज़ फाइनाइट, ऑर्डर ऑफ दिस इज़ फाइनाइट विच इज़ ए कंट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन। क्यों कंट्राडिक्शन है, क्योंकि मैंने क्या ऊपर मान के चली हूँ, मैं तो ऑर्डर फाइनाइट लेके चली हूँ यहाँ पे। जब तक ये a की पावर आप कोई ले रहे हो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर और वो आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है, इसका मतलब है इसका जो ऑर्डर है वो दैट इज़ फाइनाइट, ठीक है। ऑर्डर इसका फाइनाइट है बच्चे, देखो ये ऑर्डर तभी निकलता है अगर ये फाइनाइट है, तो अगर ये फाइनाइट है तभी तो ये इसका a की पावर समथिंग, अदरवाइज इनफाइनाइट आ जाता है। ये बाय डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट निकलता है a की पावर सम इंटीजर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी, जो उसके आइडेंटिटी के बराबर होता है। इसका मतलब है ये फाइनाइट निकला, लेकिन ये मैंने तो इनफाइनाइट मांगा था, इसका मतलब हमारी ये कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब है ये सारे एलिमेंट्स आपस में क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं। अगर ये सारे एलिमेंट्स आपस में डिस्टिंक्ट हैं तो ये एलिमेंट्स हैं कितने, ये तो इनफाइनाइट है। इसका मतलब हो गया जो इसका ऑर्डर है वही ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर होगा, वो भी इनफाइनाइट लिया हुआ है ऑर्डर, तो इसका मतलब ये सारे एलिमेंट्स भी डिस्टिंक्ट हैं तो ये भी इनफाइनाइट हो गए, ठीक है। ये हो गया हमारा इनफाइनाइट का केस। अब हम लेते हैं फाइनाइट का केस, प्रूफ एंड फाइनाइट का केस।
ना फाइनाइट के केस के लिए भी आपको बच्चे एलिमेंट्स ही लेने हैं सबसे पहले, ठीक है। आपने यहाँ पे फाइनाइट का केस लिया है। सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू सम फाइनाइट नंबर, फाइनाइट। तो इसका मतलब हो गया अगर ऑर्डर ऑफ ए एन है तो इसका मतलब होता है इसके एलिमेंट्स का पावर मैं ले लूँ तो वो आइडेंटिटी के इक्वल है, एन इज़ इंटीजर, यही मतलब होता है इसका बच्चों। मैं यहाँ बोलती हूँ ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू एल माइनस एम, एल माइनस एम इज सम इंटीजर, इंटीजर है तो कोई फाइनाइट वैल्यू हुई, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे भी कंसेप्ट लगाया। बाय डेफिनेशन ए की पावर एन जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल आ रही है, तभी तो ये एन इसका क्या हो गया, इसका ऑर्डर बन गया, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट का डेफिनेशन लगाया है यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ गया दिस। तो इसका मतलब हो गया, चलो अब लेते हैं ये ए जो है वो ग्रुप का एलिमेंट है, इसका मतलब साइक्लिक ग्रुप है, तो ए स्क्वायर ए क्यूब कहाँ तक लेना है, ए की पावर एन, ये सारे जी के एलिमेंट्स है, फाइनाइट एलिमेंट्स ले लिए। प्रूफ ये करना है अगर इसका ऑर्डर फाइनाइट है तो इसका ऑर्डर भी फाइनाइट ही होना चाहिए, जो इसका ऑर्डर होगा वही इसका ऑर्डर होगा, एन है तो एन ही आना चाहिए इसका भी ऑर्डर, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, हमने क्या करना है, सबसे पहले प्रूफ करना है ये सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है। क्यों डिस्टिंक्ट प्रूफ करना है, क्योंकि ये n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, अगर कोई इसमें रिपीट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n ही है, तो ऑर्डर खुद ही सेम हो जाएगा। तो डिस्टिंक्ट प्रूफ करने के लिए बच्चे फिर से वही चीज़ आ जाएगी, वहाँ पर आपने यही सेम कंसेप्ट यहाँ पर लगाना है, तो यहाँ से खुद ही पता चल जाएगा आपको कि ये कंट्राडिक्शन आ रही है, इसका मतलब है, मतलब सेम लेके चलोगे ना, सेम इसकी तरह सेम लेके चलोगे कि ये इक्वल हैं, फिर आगे यहाँ पर आ गया, उससे हमारे पास क्या निकलेगा, ए की पावर एल माइनस एम इक्वल टू आइडेंटिटी, यहाँ आ गया एल माइनस एम जो है वो ग्रेटर देन 0 है, एल माइनस एम जब ग्रेटर देन 0 आएगा तो दैट विल बी ए पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन जो ये पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है ये एन, ये यहाँ पे एन से छोटा आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो मैंने एल और एम यहाँ लेने हैं, यहाँ पे ये किस में लाई करेंगे, ये आपके 0 और एन से बीच में लाई करेंगे, तो एन थे ना यहाँ पे 1 और एम के, सॉरी, ठीक है, 1 और n के बीच में लाई करेंगे, तो इसका मतलब है ये जो भी पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है ये n से छोटा है, समझना ध्यान से, ये n से छोटा है। और इसके लिए मैं ये प्रूफ कर रही हूँ कि l माइनस ए की पावर l माइनस एम जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है, वियर दिस इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज अ पॉजिटिव इंटीजर, बट n से छोटा है तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हुआ ना, बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑर्डर वो ही होता है एलिमेंट का n जो होता है वो सबसे छोटा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता तो पॉजिटिव है, जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। कंडीशन तो फिर भी सेटिस्फाई हो रही है और n से छोटा मुझे कोई इंटीजर मिल रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन कहती है अगर ये कंडीशन n के लिए सेटिस्फाई हो रही है तो n इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, अगर इसके लिए हो रही है तो दिस इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो बट मैंने ऊपर n ले चुकी हूँ तो ये n से छोटा आ रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है भाई, तो इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन है, इसका मतलब ये सारे के सारे आपस में क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने डिस्टिंक्ट प्रूफ कर लिया हुआ है, अब हमें ऑर्डर निकालना है कि इसका भी फाइनाइट ऑर्डर है। तो सारे के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं और ये ओनली एलिमेंट्स हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू जी, हमने कोई एलिमेंट ले लिया, ठीक है, और सच दैट ये साइक्लिक है, तो ऑब्वियसली एक्स इज कैन बी रिटन एज ए की पावर एम वेयर एम इज सम इंटीजर, ठीक है, फॉर सम इंटीजर। देखो जहाँ साइक्लिक का लग रहा है वहाँ मैं ये लगा रही हूँ, जहाँ ऑर्डर का डेफिनेशन लग रहा है वहाँ मैं ये कंसेप्ट लगा रही हूँ, ठीक है। तो डेफिनेशन आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। एलिमेंट कैन बी रिटन एज इंटीग्रल पावर ऑफ दिस थिंग, इस केस में ए की पावर सम इंटीजर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर शुड गिव यू आइडेंटिटी, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, ये आपका ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट है, दिस इज़ योर साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये आ गया, देन बाय एम इंटीजर आया ना, देन बाय डिवीजन एल्गोरिदम हमारे पास क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आएगा, सच दैट हम क्या लिख सकते हैं, एम कैन बी रिटन एज एन इंटू क्यू प्लस आर, वेयर आर लाइज बिटवीन 0 एंड n, 0 के इक्वल भी हो सकता है बट n से स्ट्रिक्टली छोटा हो सकता है। सो x क्या हो जाएगा मेरे पास, a रेज्ड पावर m विच इज़ इक्वल टू a रेज्ड पावर n इंटू क्यू प्लस आर विच इज़ इक्वल टू a रेज्ड पावर n इंटू क्यू, a रेज्ड पावर r विच इज़ इक्वल टू a रेज्ड पावर n की पावर q इंटू a रेज्ड पावर r। बट व्हाट इज़ a रेज्ड पावर n, a रेज्ड पावर n इज आइडेंटिटी, सो आइडेंटिटी की पावर कुछ भी ले लो दैट विल रिमेन आइडेंटिटी, सो आइडेंटिटी इंटू एनीथिंग इज अगेन दैट एलिमेंट। तो ये आ गया आपके पास x इज इक्वल टू a की पावर r, बट आपका r किसके लाई करता है, 0 और n के बीच में लाई करता है, ठीक है, या सिंपली n से बिल्कुल छोटा। तो इसका मतलब है क्या क्या एलिमेंट्स मिल रहे हैं मुझे यहाँ पर, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करो, a1 a2 अप टू सो ऑन, लास्ट एलिमेंट विल बी a रेज्ड पावर n माइनस 1, ठीक है। नाउ एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज अगेन 1, व्हाट इज 1, दैट मीन्स आइडेंटिटी, तो इसका मतलब हो गया आइडेंटिटी a1 a2 एंड सो ऑन a रेज्ड पावर n माइनस 1, ठीक है।
टोटल कितने एलिमेंट्स हुए ये, एक्चुअली मैं सीधे बोलूँ तो ये टोटल एलिमेंट्स आपके n ही बन रहे हैं, ठीक है, बट समहाउ चलो अब करते हैं आगे। सो दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू a, what is identity? Identity is actually a raised power n. So a raised power 1, a raised power 2 up to a raised power n minus 1 और लास्ट एलिमेंट भी मिल गया a raised power n, ठीक है। Therefore x जो है बच्चे a raised power r के बराबर है और r की वैल्यू इनके बीच में लाई करती है, तो x कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट थोड़ी ना होगा, x की वैल्यू इन्हीं में से कोई एक चीज़ होगी, ठीक है ना। सो x जो है इज़ वन ऑफ देम, ठीक है, वन ऑफ देम। तो इसका मतलब है x जो भी हमें अलग से हम x एलिमेंट लेते हैं तो वो अलग से ना होके वो वापस से इसी सेट में हमें एक एलिमेंट मिल रहा है। प्रूफ क्या करने की कोशिश की मैंने कि मैंने एक अलग से एलिमेंट ले लिया, एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लिया। लास्ट शुरू में तो मैंने a1 से लेके an तक एलिमेंट्स लिए थे, मैंने एक्स्ट्रा एलिमेंट लेने की कोशिश भी की बट उसकी वैल्यू भी घूम फिर के इन्हीं एलिमेंट्स में से एक आई। इसका मतलब है इन एलिमेंट्स के अलावा आपको रिपीटेडली अगर मिल भी गया तो यही एलिमेंट्स वापस मिलेंगे, बट इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स थोड़ी ना होता। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप मीन्स द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स तो n ही मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है जो इसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, वो n ही आया, बट n इज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट यानी उसका जनरेटर। तो ये आपके पास अभी से आपने क्या याद रखना है कि जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है वही उसके ऑर्डर ऑफ जो ऑर्डर ऑफ जनरेटर होता है ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप वही उसका ऑर्डर भी होता है, ग्रुप का भी ऑर्डर वही होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है यहाँ पर 4.6, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज़ इनफाइनाइट। आपको ये प्रूफ करना है ये आपका एक साइक्लिक ग्रुप है जो कि इनफाइनाइट है, तो इसका जो भी आप लोग प्रॉपर सब ग्रुप लोगे वो भी आपका क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा, ठीक है। एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज़ इनफाइनाइट। ये साइक्लिक ग्रुप है लेकिन इसको साइक्लिक नहीं बताना है, इसको सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट बताना है। तो सिर्फ इनफाइनाइट का केस हम कर चुके हैं, सो हम इससे पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमने जी ले लिया है साइक्लिक ग्रुप। अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो ये ऑब्वियसली किसी एलिमेंट से जनरेटेड है, अगर ये किसी एलिमेंट से जनरेटेड है तो वो हमने एलिमेंट ले लिया ए। इसका मतलब है जी का हर एक एलिमेंट विल बी रिटन एज ए की पावर सम इंटीजर की फॉर्म में। तो एच मैंने इसका एक प्रॉपर सब ग्रुप ले लिया है। अगर देखो हमें पीछे क्वेश्चन से हमें पता है कि अगर वो हमें प्रॉपर सब ग्रुप है तो वो भी साइक्लिक ही होगा। अगर ये साइक्लिक है तो ऑब्वियसली ये एलिमेंट जो है जनरेटर जो उसका होगा वही इसका भी जनरेटर होगा, जो उसका जनरेटर होगा वही इसका भी जनरेटर होगा। तो मैंने मान लिया कि ये जनरेटेड है ए रेज्ड पावर एन तक, एंड एच इज ए साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाय ए की पावर एन। देखो पीछे ही आपने पढ़ा है अभी कि अगर ये जनरेटेड है ए से तो इसके ऑलरेडी सारे एलिमेंट्स ए रेज्ड पावर समथिंग की फॉर्म में होंगे। तो एच अगर साइक्लिक ग्रुप प्रूफ हो जाता है तो इसके एलिमेंट्स जनरेटेड होंगे ए से नहीं, ए रेज्ड पावर एन से, यानी ए रेज्ड पावर एन की पावर सम इंटीजर में इसके सारे एलिमेंट्स लिखे जा सकते हैं। तो वही इसने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इज जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट। तो अगर हमने पॉसिबल कर सकते हो तो सपोज कर लो कि एच इज़ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, हमें सिर्फ इनफाइनाइट प्रूफ करना है। यहाँ पे हमने मान लिया कि ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। अगर ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो पिछली थ्योरम क्या कहती है, जो उसका ऑर्डर होगा वही उसका ऑर्डर होगा। सो ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द, इसकी जनरेटर के इक्वल है तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर एन के इक्वल है। मान लो वो क्यू के इक्वल है तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए रेज्ड पावर एन जो है दैट इज इक्वल टू क्यू, बट ए रेज्ड पावर एन ऑर्डर ऑफ दिस हो गया ए रेज्ड पावर एन की पावर क्यू को आप लिख सकते हो ई की फॉर्म में। क्या मतलब होता है, अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्यू है तो इसका मतलब होता है उस एलिमेंट का पावर मतलब वो इंटीजर दैट शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी, यही होता है ना मतलब उसका, ठीक है। ये बाय डेफिनेशन आ गया। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट मीन्स द इंटीजर, वो इंटीजर की पावर अगर उस पर करोगे वो आपको आइडेंटिटी के इक्वल देगा। नाउ एन इंटू क्यू, व्हाट इज एन इंटू क्यू, दिस इज इंटीजर, दिस इज इंटीजर, दिस इज पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि इस केस में हम लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ही लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमने इंटीजर ही लिया है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। साइक्लिक के केस में हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेते हैं, बट इस केस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए इज़ फाइनाइट। इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ ए जो है वो फाइनाइट है क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर आया है, एंड दिस इम्प्लाइज दैट जी इज़ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। अगर ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट आया हुआ है इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट आ गया, ठीक है। क्यों, कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या लगा है, मैं कह रही हूँ ये जनरेटेड है दिस से, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप ही है ना, ये इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जो भी हमने पिछली थ्योरम पढ़ी, ठीक है, एन।
इसकी जगह आ गया, ये मान लो ये क्यू के इक्वल है। व्हाट इज़ दिस क्यू? क्यू इज़ एन लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, यही होता है। बट डेफिनेशन कहती है अगर ये इसका ऑर्डर है तो इसका मतलब होता है एलिमेंट की पावर ले लोगे वो लीस्ट इंटीजर, दैट शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर ये आइडेंटिटी के इक्वल है, मैंने बस यहाँ पे ये चेंज कर दिया, मैंने एन इंटू क्यू। व्हाट इज़ दिस एन इंटू क्यू? एन इंटू क्यू वापस से इंटीजर बन गया, यानी ए की पावर कोई इंटीजर ले रही हूँ तो वो आइडेंटिटी के इक्वल लगा। इसका मतलब हो गया ये ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन इंटू क्यू। What is this n इंटू क्यू? दिस इज़ यहाँ पे इंटीजर, तो ऑब्वियसली n इंटू क्यू इज़ ऑल्सो ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब ये इंटीजर है, इसका मतलब हो गया ये जब भी आपका ऐसा निकलता है तो इसका मतलब होता है ऑर्डर तभी निकलेगा ना। इसका मतलब हो गया ये अगर ऑर्डर है तो इसका जी ए किसका था बच्चे? जनरेटर। ओ बट ए तो जनरेटर था जी का, तो इसका मतलब हो गया जी जो है दैट इज़ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, तभी तो इसका ऑर्डर ऐसा निकला। बट जी तो फाइनाइट था नहीं, हमने तो क्वेश्चन में दिया हुआ है जी इज़ एन इनफाइनाइट, तो इसका मतलब मेरा सपोजिशन रॉन्ग है। अगर वो इनफाइनाइट है तो ये भी इनफाइनाइट ही होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज थ्योरम 4.7 विच इज़ इंपॉर्टेंट। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर क्या है? जी है, ठीक है, और मैं कह रही हूँ ऑर्डर ऑफ जी इज़ ए प्राइम नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका ऑर्डर है 1 3, देखो ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए मैंने क्या ले लिया यहाँ पे इसका ऑर्डर, मैंने ऑर्डर ले लिया है यहाँ पे इसका प्राइम नंबर, ठीक है। एवरी टाइम इट इज़ 1 2 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपके आगे प्राइम नंबर्स। तो कहता है कि अगर ये प्राइम नंबर है तो आपको क्या प्रूफ करके दिखाना है, जिसका भी प्राइम है वो एक साइक्लिक ग्रुप होगा ही होगा। तो देन इन दिस केस जी इज़ ऑलवेज साइक्लिक टू शो, जी इज़ साइक्लिक। जी को अगर साइक्लिक बताना है तो मुझे ये बताना है कि जी का जो ऑर्डर है या तो वो फाइनाइट बता दो या तो आप सीधे बता दो। क्यों? क्योंकि आपने बोला कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का इनफाइनाइट होता है, फाइनाइट का फाइनाइट होता है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं जी, एक हमने ले लिया प्राइम ऑर्डर ले लिया, जनरली मैंने इसको पी लिख दिया, ठीक है। क्लियरली आपका जो पी है यहाँ पे दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब बीच में सारे इंक्लूडेड नहीं है, आपको पता है प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास जी को साइक्लिक प्रूफ करना है, लेट ए कोई एलिमेंट है जी का, ठीक है, सच दैट ए और आइडेंटिटी आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। वेयर व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ आइडेंटिटी ऑफ जी, क्योंकि मैंने इसके अलावा 2 एलिमेंट लिए। क्यों लिए 2 एलिमेंट? क्योंकि अगर ऑर्डर जो ग्रुप का है वो एक प्राइम नंबर है तो कहाँ से स्टार्ट होगा? मिनिमम 2 एलिमेंट तो इसमें होंगे। व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर मीन्स द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कम से कम 2 तो होंगे ही होंगे। तो एक एलिमेंट अगर ए है तो दूसरा आइडेंटिटी तो पक्का ही होता है ना, तो आइडेंटिटी के अलावा एक एलिमेंट ले लिया, इसलिए मैंने लिखा आइडेंटिटी के अलावा वाला एलिमेंट ये है, ठीक है। तो रीज़न यही है, ऑब्वियसली आपको पता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो आपने देखा दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। मिनिमम 2 होगा, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर भी निकल गया, 2 एलिमेंट्स भी ले लिए। लेट हमने ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट निकाला। आपको पता है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट हम कैसे लेते हैं? अगर हमारा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट n है तो हमें ये पता है a raised to power n इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, ये याद रखना है हमेशा, ठीक है। वेयर आपको ये पता है कि देन n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अगर ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट इज़ n, हमें पता है n क्या ले रही हूँ मैं शुरू से, n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। ऑर्डर ऑफ दिस सिंगल एलिमेंट इज़ n। ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 हैं। जो उसका होता है वही इसका ग्रुप होता है। अभी तो आपने पढ़ा कि जो आप जिससे ये जनरेटेड होता है अगर जो उसका ऑर्डर होगा वही इसका भी ऑर्डर, ठीक है। हमने ले लिया कि हमें मान लिया इसका ऑर्डर n है, n को आपको लेना ही पड़ेगा कितना? ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये ध्यान रखना, इस ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 में और इस ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 में फ़र्क है। क्यों फ़र्क है? क्योंकि देखो सिर्फ आइडेंटिटी ही ऐसा होता है जिसमें आपका अकेला एलिमेंट मतलब ऑर्डर ऐसा होता है, ठीक है। e की पावर आप 1 लोगे तो ऑब्वियसली आपने पीछे पढ़ा भी था, सिर्फ एक आइडेंटिटी ऐसा होता है जिसकी पावर आप 1 लेते हो तो वो वापस से आपका ये कंडीशन दे देता है, ठीक है। आइडेंटिटी के ही बराबर आता है। बट यहाँ पर ए के अलावा अगर है तो वो 1 को छोड़ के बाकी पावर हो सकती है, कोई भी पावर हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। यहाँ पर आपका 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 100 भी है। बट यहाँ आपका सिर्फ प्राइम नंबर है 2 3 5 7, ठीक है। अब ये दोनों में डिफरेंस याद रखना। मैंने ये दोनों चीज़ें क्यों लिखी? आपने लैग्रेंज थ्योरम से पढ़ा था। पहले लैग्रेंज थ्योरम से पहले मैं यहाँ आती हूँ, देन आपने क्या कर लिया, ये ले लिया। अब मैंने एक सब ग्रुप ले लिया है,
जो कि जनरेटेड है, ये है साइक्लिक सब ग्रुप बी, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाय ए। ठीक है, अगर ये जनरेटेड बाय ए है तो इसका मतलब हो गया इस तरीके की फॉर्म में लिखेंगे। नाउ आपको पता है जो भी साइक्लिक ग्रुप होता है, जो उसकी ऑर्डर होगी वही उसके एलिमेंट, जो एलिमेंट की ऑर्डर होगी वही उसकी ऑर्डर होगी। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच भी कितना हुआ, एन हो गया। देखो मर्जी है, आपको सब ग्रुप लेना है तो आप ले सकते हो, नहीं लेना है तो आप लैग्रेंज थ्योरम लगा सकते हो डायरेक्टली। लैग्रेंज थ्योरम लगा रहे हो तो आपको ऑर्डर ऑफ एच लेना है। अगर लैग्रेंज थ्योरम के साथ वाला रिजल्ट हमने क्रॉलरी की थी, क्रॉलरी का मतलब होता है इसी से रिजल्ट हमने निकाला था, तो आप सीधे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ले सकते हो। आपने वहाँ पे क्या किया था, आपको पता था कि जो आपका ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप होता है दैट इज़ ए डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप, लैग्रेंज थ्योरम कहती है। आपने ये भी पढ़ा था ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज ऑल्सो ऑर्डर इज डिवाइजर ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, तो आपको वो कंसेप्ट लगाना है तो डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ ये ले लेना। अगर आपको लैग्रेंज थ्योरम लगानी है तो पहले एक सब ग्रुप ले लेना। तो आपको ये भी पता है पीछे की सब ग्रुप का जो इसका ऑर्डर एलिमेंट का होता है वही उसके ग्रुप का भी होता है, तो एन ही आएगा, दोनों ही केसेस में एन ही आएगा। ठीक है, सो मैंने क्या यहाँ पे पढ़ा, मेरे यहाँ पे आ गया कि नाउ एन इज डिवाइजर ऑफ पी। ठीक है, n इज डिवाइजर ऑफ p। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अब n जो है वो डिवाइजर है p का। p क्या है, आपके प्राइम नंबर्स। ठीक है, p में आपके हैं 2, 3, 5, 7। n क्या है आपका, यानी जिससे आप इन नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो, ये है आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7। मेरे अकॉर्डिंग सारे हैं, बट अगर तो ये p जो है इन नंबर से, ये प्राइम नंबर्स जो हैं वो इससे डिवाइड हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसमें ये नंबर्स नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइडेड होंगे। तो इसका मतलब है n और p आपस में इक्वल होना ज़रूरी है। बट अगर n और p आपस में इक्वल है तो इसका मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g। अब अगर ऑर्डर ऑफ h और g आपस में इक्वल है, इसका मतलब g और h जो है वो आपस में इक्वल सेट्स हैं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल सेट्स हैं तो ये अगर साइक्लिक है तो ये भी आपका साइक्लिक है। ठीक है, ये सॉरी हम साइक्लिक लेके चले थे, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, साइक्लिक प्रूफ हो जाएगा। सो G इज़ ए साइक्लिक, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। H यहाँ पे क्या लेके चली थी, साइक्लिक ले चली थी। जब तक मैं H को साइक्लिक नहीं लेती तब तक इसका ऑर्डर एलिमेंट का और ये आपस में इक्वल नहीं होते, क्योंकि थ्योरम में अप्लाई नहीं कर सकती थी। साइक्लिक लिया तो ही इसका ऑर्डर ये आया, तो इसलिए जब ये दोनों इक्वल आए तो ये अगर साइक्लिक है तो ये ऑलरेडी साइक्लिक होगा ही होगा। ठीक है, सो हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ लिए हैं, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रूव दैट एन एबिलियन ग्रुप इज़ नॉट ए साइक्लिक ग्रुप। कहता है कि एक जो एबिलियन ग्रुप होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक साइक्लिक ग्रुप भी हो। ठीक है, तो उसके लिए बच्चे हो भी सकता है, बट कहता है नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब है एक एग्जाम्पल देनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या ले लिया है, इसको एग्जाम्पल मैट्रिसेस में ले रही हूँ। तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया है, फिर उसके बाद ए लिया है मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट्स को मैंने क्या किया है, -1 1, यहाँ पे 1 -1, यहाँ पे -1 और -1 ले लिया है। 4 मैट्रिसेस ले लिया। तो सेट क्या बन गया, आइडेंटिटी ए बी और सी। दिस इज एन एबिलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एट ए टाइम आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे, आइडेंटिटी इंटू ए, तो ऑब्वियसली ए इंटू आइडेंटिटी के इक्वल होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रुप है तो ये एबिलियन 2 के लिए भी मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा एट ए टाइम। ठीक है, एबिलियन ये है, ऑलरेडी है, वो आपको चेक करना। अब आपको सिर्फ देखना है साइक्लिक नहीं है ये। देखो अगर ये साइक्लिक होगा तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, यही एलिमेंट्स हुए ना जी के, ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट, ये सारे के सारे किसी एक एलिमेंट की पावर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये सारे एलिमेंट्स नहीं लिखे जा सकते किसी एक ही एलिमेंट की पावर में, तो फिर ये इसका मतलब है कि नहीं, वहाँ पे ये एक साइक्लिक ग्रुप नहीं है। सबसे पहले है ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑब्वियसली 1। ठीक है, मतलब खुद ही है आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 है इसका ऑर्डर। ठीक है, सो हमारे पास क्या होता है बच्चे, ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी एलिमेंट के एलिमेंट्स का ऑर्डर मैं निकाल रही हूँ, तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर जो होता है वो यहाँ मैं 1 लिख रही हूँ, तो इसका मतलब हो गया n के बराबर जो होता है वो n के बराबर तभी होता है अगर उसकी पावर में
n ले लूँ तो वो आइडेंटिटी के इक्वल हो। इस केस में तो आइडेंटिटी यही है, तो आइडेंटिटी का पावर क्या लूँगी मैं, तो वो आइडेंटिटी के ही बराबर आएगा। ऑब्वियसली 1 लूँगी, क्योंकि इसको तो वापस 1 ही लूँगी तो ही तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसकी आपकी ऑर्डर कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो या सिंपली जो आपको समझ में आएगा तो ये है कि आइडेंटिटी की पावर क्या लूँगी कि मुझे वापस से आइडेंटिटी मिले, तो मेरे पास पावर 1 है। लीस्ट पावर तो यही है ना, स्क्वायर भी करोगे तो भी यही है, क्यूब भी करोगे तो भी यही है, बट लीस्ट पावर इज़ 1। सो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इज़ 1। नाउ सेकेंड इज़ आपका दिस ए की पावर में ऐसा क्या लूँगी कि मुझे आइडेंटिटी मिले। तो मैंने यहाँ पे देखा है ए का अगर मैं स्क्वायर करूँ, ए को मैं ए के साथ ही मल्टीप्लाई करूँ तो जाके मेरे पास आइडेंटिटी वाले एलिमेंट्स आते हैं। बी को बी के साथ ही करूँ, सी को सी के साथ ही करूँ, तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मुझे मिल रहा है ए का स्क्वायर कर रही हूँ तो जाके आइडेंटिटी मिल रहा है। तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ ए कितना हो गया, यहाँ पे पावर जो आ रही है लीस्ट, दैट इज़ 2। ऑर्डर ऑफ बी कितना आ रहा है, 2। ऑर्डर ऑफ सी कितना आ रहा है, 2। तो सबकी जो आपकी इंटीजर्स निकली है वो ऑब्वियसली सबकी डिफरेंट निकली है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हाँ, इसमें कोई भी ऑर्डर जो है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर जो है वो 4 होगा। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं तो ग्रुप का ऑर्डर जो है वो 4 है, तो इसका मतलब है कि इसका एलिमेंट भी क्या होना चाहिए थे, इसका ऑर्डर भी 4 होना चाहिए था, जो कि हमारे पास नहीं निकला है। क्यों? क्योंकि ग्रुप में आपके 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज़ 4। तो इसके जनरेटर का जो भी ऑर्डर होना चाहिए वो भी कितना होना चाहिए था, वो भी 4 होना चाहिए था। ऐसा नहीं है, तो ये आपका साइक्लिक ग्रुप नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा साइक्लिक ग्रुप का जो आपका होता है ऑर्डर होता है वो उसके एलिमेंट के ऑर्डर के बराबर होता है। सो दिस इज़ नॉट ए साइक्लिक ग्रुप। तो ये भी एक तरीका है इसको साइक्लिक ग्रुप करने का, ठीक है। नाउ गिव एन एग्जांपल ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप एंड विच इज़ सब ग्रुप, ठीक है। अब ये जी मैंने आपको पता है ऑलरेडी, दिस इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अभी हमने एग्जाम्पल में पढ़ा कि हाँ, इसके सारे एलिमेंट्स को मैं लिख सकती हूँ, इसका आयोटा की पावर 4, इसका आयोटा का स्क्वायर, इसका आयोटा का क्यूब। सो दिस इज जनरेटेड बाय आयोटा, ठीक है। अब तो ये हो गया साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय आयोटा। अब इसमें मैं एक सबसेट ले लेती हूँ। सबसेट मुझे पता है कि कौन सा सबसेट सब ग्रुप होता है, ऑब्वियसली 1 और -1, ठीक है। देन ऑब्वियसली एच इज़ ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो इसमें आपके पास जो सब ग्रुप है वो ये है। अब 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, -1 का स्क्वायर, तो ये आ गया -1 का स्क्वायर और -1, यानी -1 की पावर 1 और -1 का स्क्वायर। सो दिस इज़ अ सब ग्रुप जनरेटेड बाय -1। तो ये भी साइक्लिक सब ग्रुप हो गया, ठीक है। तो यानी मैंने एक साइक्लिक ग्रुप ऐसा लिया जिसका सब ग्रुप भी साइक्लिक ही था। फाइंड ऑल दी सब ग्रुप्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। तो सबसे पहले आपके पास साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 लेना है आपको। तो ऑर्डर आ गया आपके पास साइक्लिक ग्रुप का, G इज जनरेटेड बाय A, बी ए साइक्लिक ग्रुप हमने ले लिया। तो सबसे पहले ऑल दी जनरेटेड बाय 6, सो दिस इज फैक्टर्स होंगे 6 के, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा और 6 के टेबल में आएगा, ठीक है, प्रॉपर फैक्टर्स। तो इसका मतलब है ऑल दी सब ग्रुप्स ऑफ G आर, एक तो आ जाएगा आपके पास H1 आपके पास पहला सब ग्रुप आ गया जिसमें आपके पास A आइडेंटिटी है। H2 आ जाएगा जिसमें आ जाएगा A की पावर 1, A की पावर 2, फिर उसके बाद H4 है, H4 में 6 ही आया, 6 और 6 में ऑब्वियसली आपके पास क्या होगा, आइडेंटिटी ही बनेगा, 6 डिवाइडेड बाई 6 वापस से 6 ही बनेगा, ठीक है। सो दिस इज 4 सब ग्रुप्स यहाँ पे बना गए हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, सो लीव दिस, ठीक है। नाउ प्रूव दैट Q, this set Q of rational numbers under the operation of multiplication, I guess under the addition is not a cyclic group। obviously जो set of rational numbers होता है वो आपका cyclic group नहीं होगा, ठीक है। कैसे नहीं होगा? क्योंकि ये जनरेटेड नहीं होगा किसी रैशनल नंबर से। अब क्योंकि इसमें तो सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं, हमने पॉसिबल किया कि ये सपोज किया कि ये एक साइक्लिक ग्रुप है, तो इसका मतलब है ये जनरेटेड है किसी रैशनल नंबर से, A बाई बी के फॉर्म में है, ठीक है, इसके एलिमेंट्स और इसके जनरेटर्स भी। देन एवरी रैशनल नंबर x कैन बी रिटन एज a बाई बी की पावर सम इंटीजर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, लिख दिया भाई हमने इसको। सो x इज इक्वल टू m इंटू a बाई बी फॉर सम इंटीजर m। एडिशन में था तो वहाँ पर आपका पावर नहीं आएगी, जो इंटीजर है वो मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, क्योंकि एडिशन का केस है। सो x इज इक्वल टू 1 बाई ट्वाइस b। अगर आपका m इंटीजर है तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, 1 बाई ट्वाइस बी, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, देन 1 बाई ट्वाइस बी इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू ले लिया 1 बाई ट्वाइस बी, तो 1 बाई ट्वाइस बी किसके इक्वल हुआ, m इंटू ए बाई बी। तो m तो ऐसे ही रहा, 1 बाई बी कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, m इंटू ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाई 2, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, एज m इंटू ए जो है वो इंटीजर है और 1 बाई 2 जो है वो एक इंटीजर नहीं है। बच्चे देखो ध्यान से, यहाँ पे a बाई बी करते हो जब तक, तब तक ये रैशनल नंबर है, बट a एक्चुअली में क्या है, एक इंटीजर, b अकेला क्या है, एक इंटीजर, और b नॉन ज़ीरो है, ठीक है।
1/2 जो है दैट इज़ नॉट एन इंटीजर, ये तो फ्रैक्शन है। तो इसका मतलब हो गया, और ये रैशनल नंबर है तो 1/2 जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल इंटीजर्स, तो वापस से इंटीजर है, तो इंटीजर कहाँ से 1/2 के बराबर आ गया, तो हमारा सपोजिशन रॉन्ग है, तो ये इसका जनरेटर नहीं है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकाल लेना, तो वो देख लेना। ठीक है, दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस, ये छोड़ दो। नाउ प्रूव दैट द सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स ए साइक्लिक ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले ये यहाँ पे आयोटा नहीं है, ये 1 है। 1 की पावर कुछ भी पावर लोगे तो वो 1 ही होगा, सो 1 की पावर 1/n। ठीक है, ये है 1nth रूट ऑफ यूनिटी लेना है। ठीक है, तो यूनिटी है तो यानी 1 है, सो आई कैन राइट इट एज cos 0 प्लस cos 0 इज़ 1, sin 0 इज़ 0, वापस से 1 ही बनेगा, 1 की पावर 1/m। सो cos 0 कैन बी रिटन एज 2r पाई प्लस थीटा प्लस 0 प्लस आयोटा इंटू साइन 2π प्लस 0। ठीक है, थीटा की जगह पे 0 लिया है यहाँ पे, वेयर r लाइज बिटवीन 0 एंड n-1। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास cos 2π प्लस थीटा इज इक्वल टू cos 2π/n, ये आ गया आपके पास वापस से, ये वापस वही कंसेप्ट लग गए हैं। नाउ दिस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा के इक्वल होता है, तो ई की पावर आयोटा थीटा की जगह पे ये सारा एंगल आ गया। ठीक है, आ गया ये मेरे पास अब ई की पावर समथिंग में आ चुका है, तो देयरफॉर ऑल द nth रूट्स ऑफ यूनिटीज आर ई रेज्ड पावर दिस, और वेयर आर की वैल्यू लाइज बिटवीन दिस, यानी इसके सारे एलिमेंट्स इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, बस आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करते जाना है आर की। ठीक है, सो जी इज इक्वल टू दिस बी दी सेट ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी। सबसे पहले मैंने ये एक सेट ले लिया, अब मुझे प्रूफ करना है क्या ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है, तो वो भी एक्चुअली उसी से प्रूफ हो गया था, क्योंकि इसके एलिमेंट्स अगर सारे एलिमेंट्स इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं तो ये एक साइक्लिक ग्रुप ही हो गया। ठीक है ना, तो सबसे पहले आ गया आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में 2 एलिमेंट्स ले लिए, 2 एलिमेंट्स एक इस फॉर्म का हो गया, एक इस फॉर्म का हो गया, एक में आप एंगल ले लो, आर के साथ ले लेना, ए के साथ ले लेना, एक के साथ बी, आर के साथ ले लो, एक के साथ इंटीजर चेंज कर लो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ पर आ गया 2 एलिमेंट्स ए बी, हमें बताना है ए इंटू बी। सिंस बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो पावर्स एडेड में भी जो कॉमन है वो कॉमन ले लो, बाकी अपना आर और एस यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, दिस पाई एंड दिस इज एन। तो डिवीजन एल्गोरिदम से, क्यों आर प्लस एस तो आपका क्या है बच्चे, आर प्लस एस तो ऑब्वियसली एक इंटीजर है, तो इसका मतलब हो गया डिवीजन एल्गोरिदम से मुझे क्वेश्चन टू रिमाइंडर मिलेगा सच दैट आर प्लस इज इक्वल टू एन इंटू क्यू प्लस आर। हमें पता है आर की वैल्यू लाइज बिटवीन, कैपिटल आर की लाइज बिटवीन 0 एंड जो भी इसकी डिग्री है n। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, a इंटू बी निकालो, दैट ए बी इंटू बी जो भी आएगा आपके पास वो वापस से g को ही बिलोंग करना चाहिए, बट g के एलिमेंट्स कैसे हैं, ई रेज्ड पावर समथिंग की पावर में। ठीक है, ई रेज्ड पावर दिस, ई रेज्ड पावर अब बेसिस अलग कर दो, ई रेज्ड पावर दिस, यहाँ पे एन क्यू आ गया, यहाँ पे आर आ गया। अब n इंटू क्यू जो है, n और n कैंसिल हो गया, यहाँ पे q आ गया। व्हाट इज़ q, q तो आपके पास इंटीजर ही होता है ना, तो वो इंटीजर है। ठीक है, अब मैंने ई रेज्ड पावर आयोटा थीटा की फॉर्म क्या लिख दी, cos थीटा प्लस यहाँ पे आयोटा भी है। ठीक है, आयोटा साइन थीटा, बट सिंस दिस इज साइन 2π तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, सिंस इज cos 2π दिस विल बी इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या बच गया, ई रेज्ड पावर समथिंग। नाउ दिस इज 1 इंटू ई रेज्ड पावर समथिंग, व्हाट इज दिस आर, आर इज अगेन रिमाइंडर, आर की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, 0 और किसके बीच में लाई करती है, यानी इंटीजर्स ही है, तो इसका मतलब है ये जी को ही बिलोंग करता है। मैंने आर की वैल्यू क्यों प्रूफ की, 0 और इसके बीच में लाई करती है, क्योंकि जी में जो सारे सेट्स हैं उसमें वैल्यू जो है वो 0 और n-1 के बीच में ही लाई करती है, तो वहाँ पे भी यही प्रूफ हुआ। डिवीजन एल्गोरिदम में भी ऐसा ही होता है ना, एसोसिएटिव लॉ में 3 का प्रोडक्ट निकाल लो, वहाँ से भी और वहाँ से भी वो सेम ही आएगा। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आपको पता है, ई रेज्ड पावर 0 करोगे तो वो 1 के भी इक्वल आता है, तो आ गया यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट, ई रेज्ड पावर 0 करके यहाँ पे एंगल 0 ले लो और इंटीजर की जगह पे। ठीक है, इनवर्स के केस में आपको नेगेशन ले लेना है इसका। ठीक है, ई रेज्ड पावर दिस करोगे और ई रेज्ड पावर माइनस ऑफ दिस करोगे, तो बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, प्लस और माइनस हो जाएगा, ई रेज्ड पावर 0 हो गया, दैट विल बी इक्वल टू 1 विच विल गिव यू आइडेंटिटी। तो इसका मतलब है एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का इनवर्स है, खत्म हो गया ये भी। ठीक है, बहुत ईजी है, दैट्स वाई मैं इनको शॉर्टकट में बता रही हूँ। ठीक है, इफ़ एन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, एक एबिलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर 6 है और उसमें आपने क्या एक एलिमेंट कंटेन कर रहे हो जिस एलिमेंट का ऑर्डर 3 है। ठीक है, तो ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 6 है, उसमें एक एलिमेंट ले लो, उस एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, 3 है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि वो एक साइक्लिक ग्रुप ही होता है। सिंस जी इज ऑफ ऑर्डर 6, ठीक है, इवन ऑर्डर है, तो जी मस्ट कंटेन एन एलिमेंट बी अदर देन ई। अगर ये 6 का ऑर्डर है तो इसमें हमारे पास आइडेंटिटी के अलावा भी कोई एक जो है वो एलिमेंट एक्स्ट्रा होगा, तो वो मैंने एलिमेंट ले लिया बी। ठीक है, ले लिया,
आइडेंटिटी के अलावा भी एक एलिमेंट दैट इज़ बी, सच दैट हमारे पास बी इनवर्स जो है वो बी के इक्वल होगा, दैट इज़ बी का स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो आपके इनका ऑर्डर 6 एबिलियन ग्रुप है ना, तो उस केस में जो एलिमेंट होता है वो अपने ही इन्वर्स के बराबर होता है। एबिलियन ग्रुप्स के लिए हमने ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि एबिलियन ग्रुप्स में बी इज इक्वल टू बी इनवर्स, कोई और दूसरा एलिमेंट लोगे तो ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, तो आइडेंटिटी तो वैसे भी उसका इन्वर्स खुद ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया, अगर बी और बी का इन्वर्स आपस में इक्वल है तो इसका मतलब हो गया है बी इंटू बी जब करोगे आप वापस से तो दैट विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि बी इंटू बी इन्वर्स किसके लिए बराबर होता है, आइडेंटिटी के ही बराबर होता है ना। तो बट बी इन्वर्स की जगह पे मैं वापस से बी लगा दूँ तो वो बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट मैं कह रही हूँ कि ये आपके पास क्या है, ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप तो एबिलियन है, एबिलियन के केस में बी और बी का इन्वर्स इक्वल होता है, तो बी इंटू बी निकालना चाहूँ मैं, बी इन्वर्स निकालूँ तो ग्रुप की डेफिनेशन से आइडेंटिटी के इक्वल होता है, बट बी इन्वर्स तो बी के इक्वल है, तो इसका मतलब है बी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। तो आ गया ये आइडेंटिटी के इक्वल, क्लियर है। तो हमारे पास क्या आ गया है यहाँ पर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ऑर्डर ऑफ बी कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो जब भी आपके पास ऑर्डर 2 है इसका मतलब हो गया बी का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी, तो आ तो रहा है वो, इसलिए ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 2। वी शैल प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 6, ठीक है। व्हाट इज ए इंटू बी, ए इंटू बी तो ग्रुप का एलिमेंट है, उसका ऑर्डर ऑफ मुझे 6 बताना है, एंड कॉन्सिक्वेंटली जी विल बी ए ग्रुप जनरेटेड बाई ए बी। नाउ हमने एक और एलिमेंट ले लिया है ए, जो कि बी इनवर्स के बराबर नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, इज ऑर्डर ऑफ बी का जो है वो 2 है, और ऑर्डर ऑफ ए कितना है हमारे पास 3, क्योंकि ए किसका एलिमेंट है, ए का ऑर्डर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो इसका ऑर्डर अगर 3 है तो बी का ऑर्डर 2 है, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते ना एलिमेंट्स, ठीक है। नाउ अगर ऑर्डर ऑफ ए 3 है और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो ए इंटू बी इज़ नेवर इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। जब ये दोनों इक्वल ही नहीं है तो ऑब्वियसली इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल कभी नहीं होगा। आइडेंटिटी के इक्वल तभी होता है जब वो आपस में एक जो है वो दूसरे का इन्वर्स हो, ठीक है। नाउ ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि ये एबिलियन है इसलिए मैंने स्क्वायर इसका डायरेक्टली खोला, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, एबिलियन नहीं होता तो बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर आता, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी, फाइनली ये मेरे पास ए स्क्वायर के बराबर आया, यानी ए बी का होल स्क्वायर कर रही हूँ तो वो आइडेंटिटी के बराबर नहीं आ रहा है। देन मैंने यानी इसका ऑर्डर फिलहाल ये नहीं है, ऑर्डर वही होता है बच्चे जिसमें उसकी पावर जो है इंटीजर, लीस्ट पावर इंटीजर जो होगी पॉजिटिव इंटीजर, वो आइडेंटिटी के बराबर आए। यानी ए बी का क्यूब निकाला तो ये आया ए क्यूब इंटू बी क्यूब, तो विच इज़ इक्वल टू ए क्यूब। ए क्यूब की कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 3, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 3 का मतलब हो गया ए की पावर 3 लोगे तो दैट विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी। सो यहाँ पे ए क्यूब की जगह पे आइडेंटिटी आ गया, यहाँ पे बी क्यूब आ गया, विच इज इक्वल टू बी क्यूब इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू बी, बट बी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, सो यहाँ पे बी बच गया सिर्फ और सिर्फ, बट बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू आया है एक्चुअली में, ठीक है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी जो है, अगर ये भी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आया है, ए बी का क्यूब जो है आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी जो है वो 3 भी नहीं हो सकता है। अब देखो, अब ये 3 भी नहीं निकला, 2 भी नहीं निकला, 1 तो वैसे भी नहीं आया, मतलब आइडेंटिटी तो वैसे भी नहीं है, तो इसका मतलब हो गया, आपने ये भी तो पढ़ा है कि जो ग्रुप का एलिमेंट होता है जो जिससे वो जनरेट होता है, अगर इसका जनरेट हो रहा है तो वो उसको डिवाइजर होता है बाय लैग्रेंज थ्योरम, ठीक है। बट ऑर्डर ऑफ ए बी मस्ट बी ए डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी, दैट इज 6, ऑर्डर ऑफ जी तो 6 दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो ऑर्डर ऑफ ए बी जो है वो 4 भी नहीं हो सकता, 4 इज़ नॉट ए डिवाइजर ऑफ दिस, एंड 5 इज नॉट ए डिवाइजर ऑफ 3 के चांसेस थे, 2 के चांसेस थे, 1 के चांसेस थे, क्योंकि यही होते हैं 6 के फैक्टर्स। तो यानी 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, फिर क्या बचा भाई मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 6 बचा। अगर 6 तक ऐसे नहीं समझ आता तो 6 तक निकालो ये सारा, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए क्यों, क्योंकि ये इसका डिवाइजर है, अगर ये डिवाइजर है तो 6 के डिवाइजर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3 पे तो निकला नहीं, 4 और 5 तो है ही नहीं, तो बच्चा क्या 6 बचा, तो फिर दिस इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए इंटू बी, ठीक है। नाउ प्रूव दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इज साइक्लिक। C3 है क्या, यहाँ पे 3 होता है एक प्राइम नंबर, सो आई एम नॉट डूइंग दिस। तो हमने पढ़ा है एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक ग्रुप, वही कंसेप्ट लगाओ, अगर एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक तो 3 इज ए प्राइम ऑर्डर, सो दिस इज ए साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। नाउ लास्ट एग्जाम्पल, शो दैट द ग्रुप दिस 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट्स और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 लेना है आपको, ठीक है, इज साइक्लिक। हाउ मैनी जनरेटर्स आर देयर, ठीक है। जनरेटर्स आपके हमेशा 2 होते ही होते हैं, मिनिमम 2 जनरेटर्स होते हैं, ठीक है, हर एक ग्रुप के, तो 2 निकालने की कोशिश करना। पहले
हमने ग्रुप ले लिया ये, इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 6। ठीक है, हमारे पास अगर कोई एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करता है तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट भी वही होगा जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा। ठीक है, तो उसका ऑर्डर ऑफ दिस दैट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, देन द ग्रुप जी विल बी ए साइक्लिक ग्रुप। यही तो होता है साइक्लिक ग्रुप के लिए, अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो जो उस ग्रुप का ऑर्डर होगा वो उसके एलिमेंट का भी ऑर्डर होगा। अगर मेरे को एक एलिमेंट ऐसा कुछ मिल जाता है तो इसका मतलब है कि वही उसका जनरेटर भी है और वही उसका ऑर्डर भी उसके इक्वली है, तो ये साइक्लिक ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। एंड ए विल बी द जनरेटर ऑफ जी। सबसे पहले मैंने एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट का अगर मैं ऑर्डर बता दूं कि उसका ग्रुप के ही बराबर है तो वो ग्रुप साइक्लिक हो जाता है और वो ग्रुप उसी एलिमेंट से जनरेटेड होता है। वी सी दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 6 बिकॉज 3 की पावर 1 लोगे तो 3 आया, 3 की स्क्वायर लोगे तो 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 है, अंडर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो ना, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3। एवरी टाइम यू नो दैट मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो सेकेंड क्या है आपके पास 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 3। दोनों को नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, नॉर्मल मल्टीप्लाई करो तो 9 आ रहा है, 9 डिवाइडेड बाय 7 करना पड़ेगा क्योंकि 7 से बड़ा आ रहा है, 7 के इक्वल या बड़ा आएगा तो उसमें अपने रिमाइंडर लिखना होता है। 7 1 से 7, रिमाइंडर कितना बचा 2, आंसर इज 2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 3 का क्यूब हुआ तो हो गया 3 स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3। 3 स्क्वायर कितना आया है मेरे पास 2 के बराबर, यानी 2 इंटू 3 इज 6। 3 का स्क्वायर इज 2, 2 इंटू 3, 3 2 ज़ा 6। ओके, यहाँ पर भी ये किसके बराबर आ गया, हाँ सॉरी दिस इज 6, मैं देख नहीं रही हूँ इसको। सेम होगा आपका, चाहे लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करो चाहे आप राइट साइड से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कंपोजिशन टेबल बना दोगे तो ज़्यादा बेटर है, सारे मल्टीप्लिकेशंस आपके निकल जाएंगे। ठीक है, सो अब हमने इन शॉर्ट क्या किया, हमने यहाँ पे अगर निकाल क्या रहे हैं हम लोग, हम इसको दिखा रहे हैं कि 3 का पावर यहाँ से स्टार्ट किया, 3 का पावर 1 ले रहे हो, 3 आ रहा है आपके पास। ठीक है, 3 की जगह 3 आ गया, फिर 2 की जगह पे क्या आ रहा है मेरे पास, 2 की जगह पे मेरे पास आ रहा है 3 का स्क्वायर, यानी मैं सारे एलिमेंट्स को 3 की पावर समथिंग में लिख पा रही हूँ। सो 6 की जगह पे क्या लिख सकती हूँ 3 का क्यूब, क्लियर। फिर उसके बाद मैं लिख पा रही हूँ 4 की जगह पे 3 का पावर 4। फिर उसके बाद मैं लिख पा रही हूँ 1 की जगह पे 3 का पावर 6। सारे एलिमेंट्स को लिख दिया तो फाइनली ये मेरे पास ग्रुप क्या बन गया 3, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 का पावर 4, 3 का पावर 5, 3 का पावर 6। ठीक है, तो इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट्स में 3 की पावर सम में लिख पा रही हूँ। सो 3 इज द जनरेटर ऑफ जी। तो ये साइक्लिक ग्रुप बन गया आपके पास। और निकले कितने एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब है ये भी 6 निकले हैं, तो ऑर्डर ऑफ दैट जनरेटर इज ऑल्सो 6। तो दूसरा क्या आ जाएगा, सिंस 5 इज 6 प्राइम टू 6। ठीक है, देयरफॉर 3 की पावर 5 इक्वल टू 5 इज ऑल्सो है जनरेटर ऑफ 5। तो सेकेंड जनरेटर की ज़रूरत नहीं है, बट आप कर सकते हो। 5 के साथ भी ये कंसेप्ट्स लगाओगे तो सारे 5 के साथ भी निकल जाएंगे। ठीक है, देन हाउ मेनी जनरेटर्स आर देयर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 8। तो यू कैन लीव दिस।